बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस नए वीडियो में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुआं को ही कंटिन्यू करेंगे और आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर कुआं के ताल्लुक़ से बात की थी। पहले वीडियो में हमने कुआं का इंट्रोडक्शन और उसके अलग अलग टाइप्स का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा था। फिर पिछले वीडियो में हमने कुव्वत मुदरिका के ताल्लुक़ से पढ़ाई की थी और उसमें भी ख़ास तौर से हमने कुव्वत बासिरा के ताल्लुक़ से डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, उसको हमने समझाने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में हम जो हमारे हवासे खमसा होते हैं, 5 सेंसेस जिनको हम कहते हैं, तो उन 5 सेंसेस में से या हवासे खमसा में से जो बाकी 4 जो बचे हुए हवास हैं, तो उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उन 4 में से भी 3 ऐसे हवास है कि जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इनकी एनाटॉमी वगैरह तो आप अपने तौर पे पढ़ लेंगे और कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे इसके अंदर कंसेप्ट्स वगैरह नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़े। तो हम बहुत शॉर्ट के अंदर इनको आज यहाँ पर आपके सामने पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे हवासे खमसा में से जो 4 हवास जो अभी बाकी रहे हुए हैं हमारे, तो वो क्या क्या हैं, उनके कैसे फ़ेल उनके होते हैं और क्या क्या काम वो करते हैं। तो उन चारों में से सबसे पहली जो हिस्सा है तो वो कुव्वत सामिया है, या फिर सबसे पहली जो हमारी कुव्वत है तो वो कुव्वत सामिया है। हियरिंग पावर जिसको हम कहते हैं, हमारी सुनने की जो ताकत होती है। अब इसका जो आला होता है, इसका इक्विपमेंट हमारे पास में कान होता है, कानों से हम सुनते हैं। अब कुव्वत सामिया का जो फ़ेल होता है वो क्या होता है? वो होता है कि आवाज़ों का इदराक करना। जितनी भी आवाज़ें हमारे आसपास होती हैं उन सबको पहचानना, उनको जानना और उनके ज़रिए से मालूमात हासिल करना, ये कुव्वत सामिया का फ़ेल होता है। अब बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये कान के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। वो ये है कि कान के 3 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है तो वो बैरूनी होता है यानी एक्सटर्नल, दूसरा दरमियानी होता है यानी मिडल, और तीसरा जो होता है तो वो अंदरूनी होता है यानी इंटरनल। ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो बैरूनी हिस्सा है कान का तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसकी अहमियत क्या है वो आपको यहाँ से समझ में आएगी। जब अबू सहल मसीही के बारे में हम पढ़ते हैं, अबू सहल मसीही ने कान के बैरूनी हिस्से के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताई हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बताई कि कान का जो बैरूनी हिस्सा होता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों होता है। ये भी तो हो सकता था कि बिल्कुल गोल उसको बना दिया जाता या फिर उसको एक पर्टिकुलर को एक अच्छा सा शेप दिया जाता, लेकिन ये ऐसे शेप में क्यों होता है? इसका जवाब अबू सहल मसीही ने ये दिया है कि कान का बैरूनी हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए होता है ताकि आसपास से आने वाली जितनी भी आवाज़ें हैं तो उनको सबको ये कैप्चर कर सके, उनको सबको ये पकड़ सके। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि कान का बैरूनी हिस्सा जो है वो अगर इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता या फिर वो यूँ समझ लीजिए कि होता ही नहीं अगर, तो फिर कई आवाज़ें ऐसी है कि जो हम तक के पहुँच ही नहीं पाती। लेकिन कान का ये जो टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा होता है तो ये क्या करता है, ये आवाज़ों को अलग अलग तरफ से आने वाली आवाज़ों को ये कैप्चर कर लेता है, उनको पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद में फिर क्या होता है कि अब फिर ये जो कान का बैरूनी हिस्सा है इसके जो टेढ़ा मेढ़ा जो हिस्सा होता है तो उसके फ़ौरन बाद जब हम देखते हैं तो फिर एक कैफ नुमा हिस्सा नज़र आता है हमको, फ़नेल टाइप का हिस्सा एक नज़र आता है हमको। तो फ़नेल या कैफ कहते हैं, आम ज़ुबान में उसको हम चाड़ी कहते हैं या कुछ लोग उसको कुप्पी कहते हैं। तो आप चाहे तो नेट पर इसका फ़ोटो वगैरह आप सर्च करके देख सकते हैं। तो वो उस टाइप में होता है। तो इसके दोनों के पीछे वजह यह है कि जो कान का टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा है तो उसको आवाज़ों को कैप्चर कर ले और फिर वो कैप्चर करने के बाद में उस फ़नेल के टाइप का जो हिस्सा है, कैफ नुमा जो हिस्सा है, तो उसमें आवाज़ों को बहुत ज़्यादा इंटेंस के साथ में ये पहुंचा सके। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। तो ये तो हो गया कान के बैरूनी हिस्से का मामला। एक और चीज़ जो किताबों के अंदर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, यूनानी किताबों में ख़ास तौर से आपको नहीं मिलेगी, आपको ये मॉडर्न जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगी कि कान का एक फ़ेल ये होता है। तो कान से हम सुनते हैं लेकिन कान का इसके अलावा एक और फ़ेल होता है, वो ये है कि हमारे बदन का जो तवाज़ुन है, बॉडी का जो बैलेंस है, तो उसको बरकरार रखने का काम कान का होता है। अब ये किस तरह से हो सकता है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको खुद से मालूम कीजिए, इसके बारे में खुद से आप स्टडी कीजिए। अगली जो कुव्वत है वो कुव्वत शाम्मा है या स्मेलिंग की पावर है, सूंघने की हमारी जो पावर होती है। हम किसी भी चीज़ को जो सूंघते हैं उसकी खुशबू या बदबू को हम सूंघते हैं। अब कुव्वत शाम्मा का जो फ़ेल होता है वो क्या होता है,
वो ये होता है कि हवाए मुस्तंशक में शामिल होकर नाक में चढ़ने वाली बू का इदराक करना। हवाए मुस्तंशक क्या होती है ये हमने डिटेल में आपको समझाया था अरवा वाले वीडियो में, फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट पे आपको बता देते हैं कि जिस हवा को हम खींचते हैं नाक के ज़रिए से उसका हवाए मुस्तंशक कहते हैं। इस्तिंशाक कहते हैं सांस को अंदर खींचने को। तो जिस हवा का इस्तिंशाक किया जाए, जिसको सांस के ज़रिए से खींचा जाए, वो हवाए मुस्तंशक कहलाती है। तो जिस हवा को हम अंदर खींचते हैं उसमें शामिल होकर जितनी भी बू हमारी नाक में पहुँचेगी उन सब का इदराक करने का काम कुव्वत शाम्मा का होता है। नाक का ये तो कुव्वत शाम्मा का फ़ेल हुआ, लेकिन नाक का फ़ेल क्या होता है? तो नाक का एक फ़ेल तो यही है कि सांस लेती है नाक, लेकिन नाक का एक और फ़ेल है, वो ये है कि ये हमारी आवाज़ को साफ़ करती है। इसका प्रैक्टिकल अगर आप ऑब्ज़र्वेशन करना चाहते हैं तो वो ये है कि नाक को थोड़ी देर के लिए अपने हाथों से बंद करके देखिए और फिर बात कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपके जो तलफ़्फ़ुज़ है तो वो किस कदर गुडमुड हो रहे हैं। या फिर इसकी अहमियत वो लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिनको तजवीद के कवायद मालूम है, जो तजवीद कुरान को तजवीद के साथ में पढ़ना जानते हैं, उनको पता है कि नाक का कितना अहम किरदार होता है अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ में या उनके मखरज की अदायगी में। अब ये जो काम है, जो हमको किसी भी चीज़ की जो खुशबू या बदबू जो हम सूंघ पाते हैं, तो वो किस तरह से हो सकता है? वो ऐसे होता है कि जितनी भी बूदार जो अजसाम पाए जाते हैं हमारे आसपास में, जितनी भी ऐसी चीज़ें पाई जाती है कि जिनसे या तो खुशबू या फिर बदबू उठती है, तो उनसे बहुत ही बारीक बारीक ज़र्रात उठते हैं बू वाले। ये बू को लेकर उठते हैं और फिर ये हमारे आसाब शाम्मा तक के जाते हैं। ये जो ज़र्रात होते हैं तो ये आसाब शाम्मा तक के जाते हैं, जिनको हम ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं। तो वहाँ तक के ये जाते हैं और वहाँ से फिर ये जो आसाब हमारी होती है तो ये हस्सास अखीर तक के इनका एहसास पहुंचाती है और हमको फिर किसी भी चीज़ की बू मालूम पड़ती है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में कुव्वत शाम्मा के बारे में भी हमने आपको बताया है। अगला जो सेंस है या अगली जो कुव्वत हमारे पास में है वो कुव्वत ज़ायक़ा है। टेस्ट की हमारी पावर है, टेस्ट की कुव्वत है। इसका जो आला है वो हमारी लिसान या फिर हमारी ज़ुबान है, टंग है। इसके ज़रिए से हम अलग अलग चीज़ों का जायका या टेस्ट मालूम करते हैं। कुव्वत ज़ायक़ा का फ़ेल ये बहुत ऑब्वियस है कि इसका जो फ़ेल है वो अलग अलग जायक़ों का इदराक करना है। कोई चीज़ फीकी होती है, कोई चीज़ मीठी होती है, कोई तल्ख़ होती है, कोई क्या कहेंगे उसको तुर्श होती है, खट्टी होती है। अलग अलग टेस्ट हमारी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। इन सब का इदराक करने का काम कुव्वत ज़ायक़ा का होता है। और फिर कुव्वत ज़ायक़ा का जो आला है वो है ज़ुबान। तो ज़ुबान के जो अफ़ाल है तो वो एक तो यही है कि इसके ज़रिए से हमको टेस्ट मालूम पड़ता है, लेकिन इसके अलावा और भी इसके कुछ अफ़ाल है। वो ये है कि जब हम लुक़मा चबाते हैं तो लुक़मे को हरकत देने का काम करती है। बग़ैर ज़ुबान के आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम किसी चीज़ को चबा पाएंगे। दूसरा ये है कि ये बोलने में भी मदद करती है, और ये बात तो हमारे हमेशा के ऑब्ज़र्वेशन की है कि आप बग़ैर ज़ुबान के बोल ही नहीं सकते। और सबसे आखिर में यह है कि ये निगलने में भी मदद करती है। तो जब हम निवाले को निगलते हैं, जब हम लुक़मे को निगलते हैं, तो उसमें भी हमारी ज़ुबान हमारी मदद करती है। और सबसे आखिरी जो है तो वो कुव्वत लामिसा है, टच की हमारी पावर है। इसका जो आला है, इसका जो इक्विपमेंट है तो वो जिल्द है, चमड़ी है, स्किन है। स्किन के ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को फील कर पाते हैं, उसको टच कर पाते हैं। अच्छा, इसका फ़ेल क्या होगा? तो इसका फ़ेल सिर्फ ये नहीं है कि ये टच करेगी, बल्कि इसका फ़ेल इन तमाम चीज़ों को जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों को मालूम करना इसका फ़ेल होता है। तो ये जो टच की जो पावर होती है, कुव्वत लामिसा जो होती है, तो इसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ की हरारत या फिर उसकी बुरूदत, या तो उसकी हम गर्मी को मालूम करेंगे या उसकी ठंडक को मालूम करेंगे, या किसी चीज़ की हम खुश्की को या फिर उसकी तरी को मालूम करेंगे। फिर उसके अलावा ये भी मालूम करते हैं कि कोई चीज़ या तो मुलायम है बहुत ज़्यादा या फिर वो खुरदुरी है, ये हम मालूम कर लेते हैं। कोई चीज़ सख्त है या फिर वो लयीन है, तो सलाबत और लीनत मालूम कर लेते हैं हम किसी भी चीज़ की। फिर किसी भी चीज़ के अंदर या तो शक्ल होगा या फिर खिफ़त होगी, तो ये भी चीज़ें हम मालूम कर लेते हैं। तो कुव्वत लामिसा के ज़रिए से इतनी सब चीज़ें हमको किसी भी चीज़ को छूने से मालूम पड़ जाती हैं। हम किसी भी चीज़ को आँख बंद करके छू के कम से कम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ कैसी है, ये गर्म है या ठंडी है, ये नरम है या फिर ये खुरदुरी है या मुलायम है या फिर ये सख्त है, कैसी है, ये हम आँख बंद करके बता सकते हैं। तो ये कुव्वत लामिसा का फ़ेल है। अब जिल्द के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो अबू सहल मसीही का ये कहना है कि जिल्द जो है तो वो एक उज़्व मुफ़रद है। तो उज़्व मुफ़रद किसको कहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा आज़ा वाला वीडियो
इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं, आपको उसके अंदर मालूम पड़ जाएगा कि उज़्व मुफ़रद किसको कहते हैं। दूसरा ये कि जिल्द के बारे में ये कहा जाता है कि ये बदन का बैरूनी लिबास है, तो हमारे बदन को ये बाहर से अस्तर करके रखती है पूरा, और इसीलिए इसको ढाल से भी तशबीह दी जाती है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये ढाल है क्योंकि ये हिफाजत करती है बदन की। और ढाल इसलिए भी कहा जाता है कि ये बदन के जो अंदरूनी आज़ा होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, तो बैरूनी सदमात से और आफात से उनकी हिफाजत करती है। तो आप खुद इमेजिन करके देखिए कि अगर जिल्द ना होती, अगर चमड़ी ना होती, तो फिर हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स है, तो वो पूरे एक्सपोज होते इन्वायरमेंट के लिए, और फिर जो जितने भी बाहर जो ख़तरात मौजूद है तो वो सब के सब बहुत जल्दी हमारे ऑर्गन्स तक के पहुंच जाते हैं। लेकिन जिल्द की वजह से ये नहीं हो पाता, जिल्द की वजह से इन अंदरूनी आज़ा की हिफाजत होती है, और इसीलिए इसको लिबास या फिर ढाल भी कहा जाता है। फिर जिल्द के अंदर कुछ बारीक बारीक सुराख होते हैं, छेद होते हैं बहुत बारीक बारीक, जिनको हम मसामात कहते हैं। तो इन मसामात की भी अपने कुछ अफ़ाल हैं, इनके भी अपने कुछ फ़ेल हैं। नंबर एक तो यह है कि इनके ज़रिए से बुखारात का इखराज होता है। तो हमारे बदन के अंदर जब टेम्परेचर वगैरह जब ज़्यादा होता है तो इन मसामात के ज़रिए से एक्स्ट्रा की जो हीट होती है तो वो बाहर निकलती है। दूसरा यह है कि इन्हीं मसामात के ज़रिए से बाल भी उगते हैं। तो ये बारीक बारीक जो सुराख है तो इनके अंदर से बाल निकलते हैं हमारी जिल्द में से, और फिर जहाँ जहाँ पर भी बाल होते हैं तो उन बालों के आसपास से दोहनी रुतूबत का इखराज होता है, जिसको हम सीबम कहते हैं। तो सिबेशियस ग्लैंड्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं और वहाँ से फिर सीबम का इखराज होता है। तो ये जिल्द के जो मसामात होते हैं तो उनका ये फ़ेल है। नंबर एक, ये बुखारात का इखराज करते हैं। नंबर दो, ये बालों को उगाते हैं। और नंबर तीन, दोहनी रुतूबत या फिर सीबम का इखराज इनके ज़रिए से होता है। फिर जिल्द के बारे में एक चीज़ ये भी है कि पूरे बदन के अंदर जिल्द अलग अलग टाइप की पाई जाती है। अलग अलग टाइप से मुराद हर जगह पर आपको जिल्द कुछ अलग देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर ख़ास तौर से 4 चीज़ों का इख्तिलाफ होता है, 4 अलग अलग डिफरेंसेस इसके अंदर होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये होता है कि बदन के ऊपर किसी जगह पर बाल कम होते हैं, किसी जगह पर ज़्यादा होते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे सर पे बाल ज़्यादा होते हैं और हथेलियों पर या फिर हमारे तलवों पर बाल बिल्कुल भी नहीं होते। तो सबसे पहला इख्तिलाफ जो होता है तो बाल के हिसाब से होता है। दूसरा जो इख्तिलाफ है तो वो दबाजत के लिहाज से होता है कि कहीं पर जिल्द बहुत मोटी होती है, कहीं पर पतली होती है। और इसी के अंदर एक चीज़ को ये भी शामिल किया जाता है दबाजत के अंदर ही कि किसी जगह पर जो जिल्द होती है तो वो बदन से बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होती है। तो मिसाल के तौर पर हमारे गालों की और हमारे होठों की जो जिल्द होती है तो वो बदन से बहुत अच्छे से चिपकी हुई होती है। लेकिन हमारी पीठ की जो चमड़ी होती है, जो जिल्द होती है, तो वो इतने अच्छे से चिपकी हुई नहीं होती है। फिर रंग के लिहाज से भी इख्तिलाफ होता है। तो बदन के अंदर कुछ जगहों पर जो जिल्द का रंग होता है तो वो गोरा होता है, कुछ जगहों पर काला होता है। और सबसे आखिर में हिस्स के लिहाज से बदन की जो जिल्द होती है तो उसका इख्तिलाफ पाया जाता है। तो हमारे हाथों के जो पोर होते हैं, उंगलियों के जो पोर होते हैं, तो वहाँ की जिल्द सबसे ज़्यादा हसास होती है और इसीलिए इनसे नब्ज़ भी देखी जाती है। और जो हमारे तलवे होते हैं तो उनकी जो जिल्द होती है तो वो सबसे ज़्यादा बेहिस होती है, वहाँ पर एहसास नहीं होता जल्दी किसी भी चीज़ का। और ऐसा इसलिए भी होता है कि हमारे बदन का पूरा वज़न जो है तो उसी के ऊपर पाया जाता है, हमारे तलवों के ऊपर। हम चलते भी हैं तो तलवों के सहारे से चलते हैं, तो इसीलिए वहाँ की जो जिल्द होती है तो वो बेहिस हो जाती है। तो ये 4 तरह का इख्तिलाफ जिल्द के अंदर पाया जाता है। ये आखिरी चीज़ है क़ुव्वत लामिसा के ताल्लुक़ से कि अतिब्बा का ये कहना है कि सिर्फ जिल्द के अंदर ही क़ुव्वत लामिसा नहीं पाई जाती है, बल्कि जो दीगर आज़ा जो होते हैं बदन के तो उनके अंदर भी क़ुव्वत लामिसा पाई जाती है। और ये आज़ा की क़ुव्वत लामिसा ही होती है कि जिसके वजह से या फिर उनकी जो हिस्स होती है, हिस्से लामिसा जो उनकी होती है, तो उसी की वजह से इनका दारोमदार है, इनकी बाकायदगी उसी की वजह से होती है। अगर वहाँ से ये ख़त्म हो जाए, इनकी अगर लम्स की जो हिस्स है वो अगर ख़त्म हो जाए तो ये ख़त्म हो जाएंगे, उज़्व ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा किस लिए होता है तो वो एक मिसाल के ज़रिए से आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर गोश्त की अपनी हिस्से लम्स होती है, गोश्त को भी कुछ न कुछ एहसास होता है, वो भी किसी न किसी तरह की फीलिंग रखता है। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं, किसी भी उज़्व से जब हम बहुत ज़्यादा काम लेते हैं तो वो उज़्व थक जाता है, उस उज़्व को थकान हो जाती है, वो उज़्व हमारा अकड़ जाता है। तो इससे ये बात मालूम पड़ती है कि उस उज़्व की अपनी एक हिस्स है, उसके पास में भी एक हिस्से लम्स मौजूद है, उसके पास में भी क़ुव्वत लम्स मौजूद है, जिसकी वजह से वो उस दर्द को महसूस कर सकता है। तो ये
एक आम कंसेप्ट है कि सिर्फ जिल्द के अंदर हिस्से लम्स नहीं पाई जाएगी, क़ुव्वत लामिसा नहीं पाई जाएगी, बल्कि पूरे बदन के हर उज़्व के अंदर सिवाय बाल के और नाखून के तमाम बदन के अंदर हिस्से लम्स मौजूद होती है। तो ये कुव्वा के ताल्लुक़ से या फिर ये कहिए कि हवासे खमसा के या क़वाए मदरका ज़ाहिरा के ताल्लुक़ से ये फ़ाइनल वीडियो हमारा आज हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक के इस चैनल को ज़रूर पहुंचाइए। इंशाल्लाह ये जो वीडियोस हैं तो आपको ये BOMS के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और इंशाल्लाह BOMS के बाद में जब आप प्रैक्टिस लाइफ के अंदर जब उतरेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी आपको ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा काम आएंगे। हम आपसे फिर से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।